वन। तो हम पिछले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन किए हैं नेट दिसंबर 2009 के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हेरेड-डुमर मॉडल एज्यूम्स फिक्स्ड टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्टॉक एंड इनकम फ्लोज। तो ये हेरेड-डुमर के अजम्पशन पे डिपेंड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हेरेड-डुमर ने फिक्स्ड टेक्नोलॉजी को फिक्स्ड माना है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, द मॉडल एज्यूम फ्लेक्सिबल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये हमारा रीज़न बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो के लिए एज्यूम किया गया है। तो हमारा दूसरा तो गलत ही हो गया, यानी सेकंड फॉल्स है, हमारा रीज़न फॉल्स है और ये ए ट्रू है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवर द ईयर द गोल ऑफ सेल्फ फाइनेंस हैज़ प्रूव्ड टू बी एक्सक्लूसिव इन द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे जैसे साल बढ़ता गया, जो सेल्फ रिलायंस है ये इंडियन इकॉनमी के लिए ये प्रूव्ड होता गया कि हमारी इकॉनमी सेल्फ रिलायंस होती जा रही है। इसका रीज़न बताया है क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है प्रॉब्लम हैज़ बीन अराइजिंग ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ POL। POL का मतलब होता है पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, यानी कि इन सब के इम्पोर्ट्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हमारा रीज़न भी सही है और ये असर्शन भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को बिल्कुल भी ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। ये सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है कि हमारा जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो गोल है सेल्फ रिलायंस का वो होता जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो ये बात सही है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रही है। हर चीज़ हमारे सर्विस सेक्टर इतना अच्छा चल रहा है, अभी हमारे इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया जा रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर भी, कोरोना में भी इवन पॉजिटिव इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस होती जा रही है हमारी इकोनॉमी ओवर द ईयर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ता ही जा रहा है, जितने भी पेट्रोलियम्स और ये सब चीज़ों के इम्पोर्ट्स हैं। तो हमारा दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा असर्शन, लेस्प्रे इंडेक्स हैज़ अपवर्ड बायस। तो ये बिल्कुल सही है। और पास्ट्रे इंडेक्स हैज़ डाउनवर्ड बायस, ये भी सही है। और अगर हम देखें कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो 2009 के शायद किसी क्वेश्चन में ही हमने अभी किया था, जिसमें सिर्फ पूछा था एक ही लेस्प्रे इंडेक्स क्या होता है, और उस टाइम भी मैंने बताया कि पास्ट्रे इंडेक्स डाउनवर्ड बायस होता है। तो ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम। इन अ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द मीन मोड मीडियन वुड बी आइडेंटिकल एंड देयर इज़ नो स्क्यूनेस इन द सीरीज। तो अगर हम इसकी शेप बना के देखें बेल शेप्ड कर्व, तो यहाँ पे किसी भी तरह का स्क्यूनेस नहीं होता है, और यहाँ पे मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन, ये मीन मोड मीडियन ये तीनों इक्वल होता है, आइडेंटिकल होता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का स्क्यूनेस नहीं होता है। स्क्यूनेस का मतलब होता है जब हमारा ये जो शेप है, अगर ये इधर साइड ज़्यादा टेल हो इसका, तो इसको हम राइट टेल स्क्यूड बोलते हैं, और इधर साइड अगर इधर साइड ऐसे हो हमारा, तो इसको हम लेफ्ट साइड स्क्यूड बोलते हैं, यानी कि ज़्यादातर वैल्यू लेफ्ट साइड लाई करती है और इसमें राइट साइड ज़्यादातर वैल्यू लाई करती है, इसलिए। तो ये दोनों हमारा असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस दैट द सेफ अपर पोर्शन लिमिट ऑफ टैक्सेशन इज़ 25% ऑफ नेशनल इनकम। तो क्या ये कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस यही कहता है कि अब जो टैक्सेशन की जो अपर लिमिट है ये 25% होनी चाहिए नेशनल इनकम के। तो कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस यही कहता है कि 25% होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों 25% ही होनी चाहिए? इसका रीज़न है द एक्सेस बर्डन ऑफ द टैक्सेशन विल बी हाई
इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड द 25% लिमिट, यानी कि जो टैक्सेशन का एक्सेस बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 25% से ज़्यादा अगर हम टैक्स को इम्पोज करते हैं। तो यही रीज़न है इसका कि कोलिन क्लर्क ने बोला था अपने हाइपोथेसिस में कि 25% टैक्सेशन ही अपर लिमिट होनी चाहिए नेशनल इनकम के, तो हमारे जो लोग हैं उन पे एक्सेस बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सही है और ये एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए 31 से लेके 38 तक के क्वेश्चन को हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यू एंड कैपिटल है पहला, तो वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स ने दिया है और ये इन्होंने दिया है इसको 1939 में। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इसको डेविड रिकार्डो ने दिया है, डेविड रिकार्डो, और इनका जो टाइम है वो है 1817। उसके बाद है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। ये रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी इसको भी हिक्स ने ही दिया है और ये भी 1939 में दिया है, लेकिन वैल्यू ऑफ ये भी 1939 में दिया है। और उसके बाद द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया है और इनका जो टाइम पीरियड 1936 है। तो अगर हम ऐसे मिलाएं क्रोनोलॉजी में, तो सबसे पहले डेविड रिकार्डो का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बी आएगा। अगर हम इस तरह से अगर मिलाने की कोशिश करें तो बी इसमें से किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसी में पहले में सेकंड है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये फिर हमारा ये कीन्स 1936, उसके बाद हिक्स ने जो ये वैल्यू ऑफ कैपिटल दिया है ये पहले दिया है, उसके बाद रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी इन्होंने दी है। तो हमारा जो पहला आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ मूदवत। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1986 में। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2005 में। और अगर हम फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की बात करें तो ये एबॉलिश भी कर दिया गया था और इसका एबॉलिशमेंट का पीरियड है 2009। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स। तो एक्सपेंडिचर टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था 1987 में और इसको भी एबॉलिश कर दिया गया था आफ्टर 11 ईयर्स 1998 में। उसके बाद एबॉलिशन ऑफ ई स्टेट ड्यूटी, तो इसका एबॉलिशन किया गया था 1985 में। अगर हम क्रोनोलॉजी अपना सेट करें तो सबसे पहले हमारा आएगा एबॉलिशन टैक्सेस, तो हमारा ऑप्शन ये सी, क्योंकि फोर्थ पहले इसी में है। उसके बाद आएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मूदवत, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स और सबसे लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो हमारा सी एकदम करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया है, तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजनबेरी ने दिया है और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1949 में दिया है इन्होंने। उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को दिया है एंडो एंड मोडिग्लियानी ने और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1930। और इसको बाद में फ्रीडमैन ने इसको आगे बढ़ाया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को, और ये 1950 में इन्होंने बढ़ाया था। उसके बाद एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये कीन्स ने दिया है और इनका जो टाइम पीरियड है वो है, सॉरी ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का 1930 नहीं है, ये 1955 है। ये एक सेकेंड, ये गलत हो गया, अगर मैं इसको मिटाऊं ये गलत है। चलिए हम इधर लिख देते हैं। देखिए लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1954 में आया था, एंडो मोडिग्लियानी ने दिया था, और एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस 1930 में कीन्स ने दिया था और इसको बाद में फ्रीडमैन ने 1950 में एक और आगे बढ़ाया था। मैंने उल्टा बता दिया। यहाँ पे है फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आया था 1957 में। तो सबसे पहले हमारा आया था कीन्स
एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो कि पहले ही नंबर पे है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, फिर परमानेंट और फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। देखिए अगर हम इसकी बात करें परमानेंट और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की, तो कभी कभी परमानेंट बाद में है और लाइफ साइकिल पहले है, और किसी किसी में हमें लाइफ साइकिल पहले और परमानेंट बाद में, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें डेट ऑफ जो पब्लिश होती है बुक वो दे देता है, और जब वो रिटन हुआ था तब का डेट दे देता है हमें। तो ये दोनों का, ये जो टाइम पीरियड अभी मैंने बताया, ये दोनों का टाइम पीरियड करेक्ट है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से अलग अलग हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 4 और सेकंड बाद में है, यानी कि परमानेंट यहाँ पे पहले दिया है, लाइफ साइकिल बाद में दिया है। तो यानी कि ये उसकी वजह से जो डेट ऑफ पब्लिशिंग है वो उसकी वजह से ये यहाँ पे चेंज दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। और इसको मैंने अपने वीडियो में बताया है, क्रोनोलॉजी के वीडियो में आप देखिएगा, इसी चैनल पे है, और जिसमें मैंने सारे क्रोनोलॉजी को कराया है। इसमें सारे क्रोनोलॉजी आपको उसमें मिल जाएंगे उस वीडियो में, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन ये अगर हम इसको देखें तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या दे गया है हमें, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 ईयर प्लानिंग में जो चीज़ें जिस पे ज़्यादा फोकस दिया गया था उसके बारे में है। तो मॉडर्नाइजेशन की बात 5 ईयर प्लान में की गई थी, जो कि 1980 to 85 था। तो अगर हम इसको ना भी देखें तो किस 5 ईयर प्लान में कौन सी बात की गई थी हम उससे देख सकते हैं। रैपिड एंड नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये 11th 5 ईयर प्लान का हमारा थीम था, रैपिड एंड नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद हमारा है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये हम 5th 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। एंड रैपिड एंड लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 2nd 5 ईयर प्लान में बात की गई थी। तो सबसे पहले हमारा होगा ये रैपिड एंड लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि 4th में है। उसके बाद हमारा आएगा 3rd, उसके बाद हमारा ये रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, फिर मॉडर्नाइजेशन, और फिर उसके बाद ये रैपिड ऑफ नॉन इंक्लूजन। तो हमारा ये 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फाउंडेशन ऑफ WTO। तो WTO का फाउंडेशन कब हुआ था? तो अगर हम WTO के फाउंडेशन की बात करें तो ये 1995 में हुआ था। फिर उरुग्वे राउंड गैट का 1986 में हुआ था। गैट का फॉर्मेशन जब स्टार्टिंग में 1947 में हुआ था, और अंकटाड 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर हम इस क्रोनोलॉजी से अगर सेट करें तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैट यानी कि 3rd पहले है। तो हमारा इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो 3rd, उसके बाद हमारा अंकटाड, उसके बाद उरुग्वे राउंड, और उसके बाद हमारा ये 1995 WTO का फॉर्मेशन। तो 3rd ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये योजना से रिलेटेड है, PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 और 2001 में आया था। फिर स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1999 था। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो ये 1989 में आया था। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1978 में आया था। और इसको एकदम से ये जो चला था वो 1999 तक चला था, ये वाला प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम इसको क्रोनोलॉजी से सेट करें तो सबसे पहले 4 आएगा। तो 4 हमारा यहाँ पे है और बाकी में 4 नहीं है, तो हम ऐसे डायरेक्ट हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 4 हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले 4, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 37 है हमारा क्रिएशन ऑफ SDR। तो क्रिएशन ऑफ SDR है जो 1969 में इसका क्रिएशन हो गया था। IMF 1944, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो कोलैप्स हुआ था 1971 में, और गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस 1921 में हुआ था। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले 4, तो 4 हमारा यहीं पे है यानी कि लास्ट में। फिर हमारा IMF का फॉर्मेशन, फिर कोलैप्स, और उसके बाद SDR का क्रिएशन, SDR का क्रिएशन पहले और कोलैप्स बाद में। तो हमारा ये 4th आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। हमें
ये फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है और हमें बताना है कि कौन कौन सा चेयरमैन है। अगर हम केसी पंत की बात करें तो ये 10th नंबर के चेयरमैन थे हमारे, और ब्रह्मानंद रेड्डी की बात करें तो ये 6th नंबर के चेयरमैन थे। एम खुसरो हमारे 11th नंबर के चेयरमैन थे, यानी केसी पंत के बाद 11 खुसरो थे, और के संथानम हमारे 2nd नंबर के चेयरमैन थे, और केसी नियोगी हमारे 1st थे। अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहले के संथानम आते हैं, यानी कि 4th आएंगे पहले, उसके बाद आएंगे हमारे 6th जो कि ब्रह्मानंद रेड्डी हैं, के ब्रह्मानंद रेड्डी, फिर 10th पंत और फिर खुसरो। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 39 से लेके 46 तक के क्वेश्चन हमारे आएंगे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, थ्योरी मॉडल स्टेटमेंट दिए होंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारा है पहला डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी। तो मोनोपोली थ्योरी की जो डिग्री है वो सबसे पहले दिया था ये एम क्लेक्की ने। डबल क्राइटेरियन थ्योरी ये टी सीटोवस्की ने दिया है। बिहेवियरल फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म ये दिया है हर्बर्ट साइमन ने, और एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग हॉल एंड हिच ने। अब देखिए इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जो थ्योरी आती हो, मान लीजिए आपको इसमें से एक आती थी, ये एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, ये ज़्यादातर हमने सुना है, हॉल एंड हिच ने दी है। तो सबसे पहले आप देखिए डी का 2nd नंबर कहाँ है, तो डी का 2nd हमें सिर्फ और सिर्फ पहले में मिल रहा है और बाकी कहीं नहीं है। तो अगर आप कंफर्म है तो सिर्फ एक से भी हम इसको टिक कर सकते हैं और ये हमारा सही होगा। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बहुत पॉपुलर थ्योरम है जिसको एरो ने दिया है, तो हमने मिला दिया 4th से। अब हमें कुछ नहीं आता था, हमें सिर्फ यही आता था, तो हम देखेंगे पहले कि बी में बी का 4th होगा। तो इसमें से देखिए बी का 4th कहाँ है, तो बी का 4th हमारा इस वाले में है। तो हमारा अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो भी हम इसको निशान लगा देंगे कि बी पे है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी और मैं बता दे रही हूँ, कंपनसेशन क्राइटेरियन कैल्डोरा एंड हिग्स ने दिया है, और इसी कंपनसेशन क्राइटेरियन का आगे वर्जन था टी स्टोवस्की वाला डबल क्राइटेरियन जो यहाँ पे पूछा था ऊपर वाले क्वेश्चन में। मैनेजरियल डिस्क्रीट मॉडल विलियमसन ने दिया है। अनसर्टेनिटी थ्योरी FKH नाइट ने दिया है। तो एकदम बिल्कुल हमारे इससे से मैच करेगा वो। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स, कहाँ गए कीन्स, ये रहे। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस तो इसको दिया है लुकास ने। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजनबरी, और न्यू कीन्शियन ये हमारे केस एन मैनक्यू ने दिया है। अगर हम इसको मैच करें तो डी का हमारा डी का फर्स्ट देखिए 2 में है, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है जिसको नहीं आता होगा उसके लिए। बाकी हम लोग तो मिला ही लिए हैं। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पहले का 2nd, तो पहले का 2nd सी में ही है, तो यानी हमारा 2 एक से भी बन सकता था पहले वाले से, नहीं 2nd यहाँ पे भी है, यानी कि हमें 2 आना चाहिए था कंफर्म। तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि हम फंस जाते हैं 2 ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर 2 थ्योरी आपको आनी चाहिए, तब आप ऐसे मैच कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पे एक से भी काम बन जा रहा है वो अभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड फंक्शन फॉर मनी, इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। डिमांड इन्फ्लेशन थ्योरी दिया है ये बेंट हैंसन ने। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर कैश, तो ये तो टोबिन है, और रियल बैलेंस इफेक्ट पेटिंगटन। तो अगर डी का 3rd देखें तो डी का 3rd हमारा सिर्फ इसमें है, ए का 2nd, फिर बी का 1st, सी का 4th और डी का 3rd। हमारा 2nd ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ। स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट दिया है ये रॉबिन्सन ने। गोल्डन एज रॉबिन्सन ने दिया है, ये हमारा गलत हो गया। देखिए गोल्डन एज दिया है रॉबिन्सन ने, बी का 4th, हाँ ये हमारा सही है। वेज गुड मॉडल हमारा दिया है ब्रह्मानंद ने। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी ये दिया है शुम्पिटर ने, और स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ ये RM सोलो ने। तो अगर हम इसे देखें 3rd का 1st यहाँ पे है,
फर्स्ट का थर्ड यहाँ है, फिर थर्ड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ यहाँ है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दिया है। इफेक्ट ऑफ फैक्टर इंडोमेंट चेंज ऑन ट्रेड, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो अगर हम पहले पे देखें एब्सोल्यूट एडवांटेज थर्ड, तो देखिए अब हम फंस सकते हैं इसमें कि हमारा थर्ड ये तीनों में दिया हुआ है, तो यानी कि अब हमें नेक्स्ट वाला आना चाहिए, इफेक्ट ऑफ फैक्टर इंडोमेंट चेंज ऑन ट्रेड। तो इफेक्ट ऑफ फैक्टर इंडोमेंट चेंज ऑफ ट्रेड जो दिया है वो है ये डिबेंस्की। फिर थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड ये दिया है मिल ने, और उसके बाद फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम दिया है सैमुअल्सन ने। तो यानी कि हमारा ये जो थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, वॉलेंट्री एक्सचेंज अप्रोच। तो वॉलेंट्री एक्सचेंज अप्रोच दिया है ये विक्सेल एंड लिंडहाल ने। लोकल पब्लिक गुड का कंसेप्ट दिया है चार्ल्स टाइबाउट ने। टाइम पैटर्न दिया है ये पिकॉक वाइसमैन ने, और लीस्ट एग्रीगेट ये AC पीपू ने। तो अगर हम इसको मैच करें तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं होगा, ये फिर दूसरा देखना पड़ेगा। सेकंड का फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ यहीं पे है, यानी कि हमारा पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड का फर्स्ट, और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाइब्रिड इंडेक्स नंबर। तो हाइब्रिड इंडेक्स नंबर, अब इसमें से देखिए कौन सा आपको आता है। तो रैंक कॉरेलेशन तो बहुत ईजी है, स्फीयरमैन ने दिया है। फिर रिग्रेशन जो कंसेप्ट ये एसोसिएट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूल ने दिया है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट गॉल्टन ने दिया है, और हाइब्रिड इंडेक्स नंबर ये मार्शल एंड एजवर्थ ने दिया। तो हमारा मैच हो गया, यानी कि फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट का डी हमारा यहाँ पे है, तो यहीं पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। नहीं, डी यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर सेकंड का सेकंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। थर्ड का फर्स्ट यहाँ है, तो यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखिए ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे पैसेज को रीड करना है और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस बार मैं आपको आंसर नहीं दूंगी, इस बार आपको खुद ही सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको बाद में मैं खुद बता दूंगी, वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, लेकिन आपका ये होमवर्क है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे।